छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूर्वी मध्य भारत के सबसे बड़े रिवर बेसिन का निर्माण करती है। दो राज्यों के लाखों धान किसानों की जीवन रेखा है यह नदी। सिर्फ भूगोलीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि लोगों की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है। लगभग 900 किलोमीटर का सफ़र करते हुए यह नदी दो राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर में मिल जाती है। इसी नदी पर बना है दुनिया का सबसे लंबा तटबंधीय बांध। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस नदी के उद्गम स्थान पर, जो कि एक पहाड़ी पर माना जाता है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और फिर माना जाता है कि पत्थरों को चीरती हुई यह धारा एक घाट पर बूंद बूंद होकर पहुंचती है और वहां एक नदी का निर्माण होता है। पर यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक और कुंड है, जहां माना जाता है कि वह भी इस नदी का उद्गम स्थान है। यह भूगोल, आस्था और मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह सिर्फ नदी नहीं बल्कि महानदी है और यह है इसका उद्गम स्थान। दोस्तों, आज हम हैं छत्तीसगढ़ में और हम जा रहे हैं धमतरी ज़िले के सिहावा गांव में, जो कि नगरी तहसील में है। और यहीं है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहने वाली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी का उद्गम स्थान। आप सबने अभी तक जो हमारे उद्गम के ऊपर एपिसोड्स देखे होंगे, तो एक बात से आप ज़रूर सहमत होंगे कि नदी का कोई एक निश्चित उद्गम स्थान नहीं होता। हाँ, एक क्षेत्र ज़रूर होता है और सामान्यतः कई धारा एक कुंड में इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि आगे एक प्रबल धारा का निर्माण करती हैं, जो कि एक नदी का रूप ले लेती है। और उस कुंड को ही सांकेतिक रूप से उद्गम स्थान माना जाता है, जो कि सही भी है। पर महानदी का मामला थोड़ा अलग है। और ऐसा क्यों है, चलिए पहले सिहावा पहुंचकर देखते हैं। सिहावा पहुंचने के लिए जो सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है वह है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। यहाँ आप वायु मार्ग से या रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं। रायपुर से सिहावा की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। पर जैसे हमने बताया कि सिहावा धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है और धमतरी यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे छत्तीसगढ़ में राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, पर सिहावा के अंदर पहुंचने का रोड ठीक नहीं है। खैर, हम पहुंच चुके हैं सिहावा पर्वत के तलहटी पर और इसी पहाड़ी के ऊपर एक स्थान है जहां कहा जाता है कि महानदी का उद्गम स्थान है वो। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो लगभग 400 से थोड़ा अधिक है। इसी पहाड़ी पर महान ऋषि श्रृंगी का आश्रम भी है, जिनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में है। और ऊपर पहुंचकर हम आपको बताएंगे कि क्यों महानदी को श्रृंगी ऋषि की देन माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1750 फीट ऊपर 400 के आसपास सीढ़ियाँ। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है यहाँ चढ़ना, पर मानसून के मौसम की ह्यूमिडिटी और गर्मी और ख़ास तौर पर आसपास पानी की बहुतायत
और धान के खेतों में जमा पानी की वजह से और बढ़ती उमस ने चढ़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर किया। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के ऊपरी स्थान पर, जहां से आपको इस इलाके का एक विहंगम दृश्य नज़र आता है और साथ ही नगरी तहसील। पर ऊपर पहुंचने के बाद जो आपके सामने सबसे पहले होता है वह है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। और वहाँ पर श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा, जहाँ लोग उनकी आराधना करते हैं। छोटा पर काफ़ी सुंदर आश्रम है ये, पर हमारा मन तो अभी भी महानदी के उद्गम की तलाश कर रहा था। एक और बात, क्योंकि पूरे रास्ते हमें कहीं भी कोई बहती हुई धारा नहीं दिखी थी, इसलिए हमारा मन और व्याकुल था। फिर हमने वहाँ मौजूद पंडित जी से पूछा और वो तैयार हो गए हमें वह स्थान दिखाने के लिए और उससे जुड़ी लोक कथा के बारे में भी बताने के लिए। ये है हमारे महानदी कुंड। श्रृंगी ऋषि महाराज का तपो स्थल वो है। कुछ दिन यहाँ बैठा हुआ था। इसके बाद कुछ कारणवश उसका कमंडल यहीं पे गिर जाता है। उसको बहने की जगह नहीं मिला तो पत्थर को ही छेद करके सीधा महानदी का रूप ले लिया वो, और सीधा घड़ की आवाज़ में पूर्व दिशा में भाग रही थी। बाबा जी का आदेश हुआ इधर उल्टा दिशा में जाने से उसका मान नहीं होगा, क्योंकि अकेले जाकर के सीधा बंगाल की खाड़ी मिल जाएंगी तो उनका मान नहीं होगा। इधर पीछे उनके बहने जो है छूट जाएंगे, तो वहीं से वापसी श्रृंगी ऋषि का जो एक शिष्य था महानंद नाम का, उसी ने दौड़ते हुए गया और उसको वापसी किया महानदी को, इसलिए उसका नाम महानदी पड़ा। और वहीं से वापसी होकर के सीधा जहाँ जहाँ पे वो आपका संगम होगी वहाँ वहाँ आपका तीर्थाटन होगा, पूजा पाठ होगा, ऐसे करके बाबा जी ने आदेश दिया। तो वहीं से महानदी वापसी है और सीधा घूम करके जा करके बंगाल की खाड़ी में मिली। तो दोस्तों, यह है विराट महानदी का उद्गम स्थल, और यह बाकी उद्गम स्थलों से बिल्कुल अलग है।
यह छोटा सा अनोखा कुंड जहाँ साल भर पानी रहता है, गर्मी में भी जब पारा लगभग 45 डिग्री तक पहुँच सकता है, तो ज़रूर यह किसी स्रोत से जुड़ा हुआ होगा। इस कुंड के बाद थोड़ी दूर पर नीचे आप देख सकते हैं, नदी अपने पूरे स्वरूप में ही दिखती है। महानदी पर पहला बांध यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जो भी आप देख सकते हैं। इसका नाम है दुधवा डैम और यह कांकेर जिले में है। पर वह जो दूर महानदी दिख रही है, उसका इस कुंड से क्या जुड़ाव है और वह किस धारा के जरिए इस कुंड से जुड़ती है, वह नजर नहीं आ रहा था। और यह प्रश्न हमारे मन में लगातार बना हुआ था। हमने जब इसका उत्तर जानने की कोशिश की तो लोगों ने हमें नीचे उतरकर लगभग आधे किलोमीटर दूर पर बने गणेश घाट पर जाने को कहा। परंतु अब लगभग सूर्यास्त होने का समय आ चुका है और धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी है, और इसी वक्त यह छोटा सा पहाड़ी आश्रम भक्तिमय हो गया है। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है और कल सुबह हमें काफ़ी बातें पता करनी है और कई स्थानों पर जाना है। फ़िलहाल हमें नीचे उतरकर रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी है। अगले दिन सुबह सबसे पहले हम पहुंचेंगे गणेश घाट पर, जहां के बारे में हमें बताया गया था कि ऊपर बने कुंड से पहाड़ को भेदती हुई धारा पहली बार यहां निकलती है, छोटे छोटे बूंद के प्रकार में। नदी महेंद्रगिरी पर्वत है, सिंगी ऋषि टपो स्थान है। वही जो सिंगी ऋषि की जो कमंडल लुढ़के है, वो सिंगी ऋषि के ध्यान स्थल है। वहाँ से लुढ़क करके महामाया दुर्गा गंगा अंदर से स्रोत करके पहाड़ चीर करके निकल करके गणेश घाट में यहाँ करके यहाँ से फरसिया नाम के गांव से कृपा से लौटाएगी है सिंगी ऋषि महाराज। उधर जाने से तुम्हारा मान ही होगी, लौट जाओ कह करके फिर लौटाए। फिर लौट करके पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से मैंने फिर पूर्व दिशा जाकर बंगाल के खाड़ी में जाकर मिली। यहाँ पर भी हमें पंडित जी ने वही बात बताई जो ऊपर उद्गम कुंड पर पंडित जी ने हमें बताया था। चलिए अब आपको वह स्थान दिखाते हैं। यही है वो स्थान जहाँ बूंद बूंद करके महानदी का निर्माण होता है।
इन उद्गम स्थानों के अलावा हर किसी ने यह बात ज़रूर बोली है कि यहाँ से महानदी फरसिया जाती है और फिर लौट कर आती है। फरसिया के लोग क्या कहते हैं यह जानना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं फरसिया, जो कि यहाँ से सड़क मार्ग से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। यह है फरसिया का महामाया मंदिर समूह और यहीं है एक ब्रह्मा कुंड, जिसे यहाँ के लोगों के अनुसार महानदी का उद्गम कहा गया है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको वह स्थान दिखाते हैं। यह है ब्रह्मा कुंड फरसिया का। पर ब्रह्मा कुंड में पानी आता कहाँ से है? चलिए ये पता करते हैं। हमने कुंड को चारों तरफ से देखा और फिर हमने उसका निरीक्षण करना शुरू किया और फिर जब हम इसके एक छोर पर पहुंचे तो वहां कंपाउंड के बाउंड्री वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वहां एक निशान दिखाया गया था बाहर की तरफ, जहां से पानी कुंड की तरफ आता है। हम जब बाहर गए और जब बाहर जाकर हमने देखा, फिर समझ आया कि इस पूरे इलाके में काफ़ी बारिश होने की वजह से पानी इकट्ठा होता है, जो कि धान के खेतों से रिसते हुए इस कुंड में इकट्ठा हो रहा है। और इस क्षेत्र में ऐसे कई धाराएं हैं जो आपस में मिलती हैं और फिर इस कुंड तक पहुंचती हैं। और फिर इस कुंड में इकट्ठा होकर आगे एक प्रबल धारा के रूप में बहती है। तो फिर सवाल उठता है कि फरसिया से निकलने वाली यह प्रबल धारा या फिर गणेश घाट में रिस रिस कर पहुंचने वाली वो धारा कौन सी जगह है जिसे माना जाए महानदी का उद्गम स्थान। उसके विवरण के लिए
आपको इस मैप के द्वारा हम समझाते हैं। 2 लाल घेरों में जो आप जगह देख रहे हैं उसमें बाईं तरफ है सिहावा और दूसरी तरफ यानी दाईं तरफ है फरसिया। दोनों जगह से निकलने वाली धाराएं और उसके साथ कई और धाराएं साथ मिलकर कर्णेश्वर मंदिर के पास इकट्ठा हो जाती है, जो कि ऊपर नीले घेरे से दर्शाई गई है, और वहाँ से वह एक नदी की तरह आगे वह बढ़ती है। पर इन धाराओं को जन्म देने वाला सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है सिहावा के घने जंगल, जहाँ से हजारों छोटी धाराएं मिलकर इस महान नदी का निर्माण करती हैं। तो निष्कर्ष में यह पूरा इलाका ही महानदी का उद्गम स्थान है। महानदी की आगे की यात्रा लेकर लौटेंगे हम अगले हफ्ते। तब तक आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।